1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली दफा घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में कार्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कार्मिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 का होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था। (1919) के अधिनियम का यह भी प्रयास था कि किस प्रकार भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, जिसने भारत में तनावपूर्ण वातावरण को कुछ समय के लिए शांत बना दिया। बहरहाल 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की विशेषताएं। प्रथम, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। द्वितीय, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित प्रांतीय विषयों पर गवर्नर का शासन, और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की मदद लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था, यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। (1919) के अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधायिका यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। 1919 के अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। (1919) के अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों
और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तार दे दिया। 1919 के कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। 1919 के कानून ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। (1919) के अधिनियम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। 1919 के अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 1919 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अथवा भारत सरकार अधिनियम के तथ्यों बिंदुओं का एक सिंहावलोकन पुनरावलोकन। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन की स्थापना 1919। 1793 ईसा के भारत राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। 1919 के अधिनियम द्वारा अब वह अंग्रेजी राजा से मिलना तय किया गया। केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त और उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग विभाग सौंपे गए। (1919) के इस नए अधिनियम के अनुसार तमाम विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेश मामले, रक्षा, डाकतार, सार्वजनिक ऋण आदि। तो प्रांतीय सूची के विषय स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकरण, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि थे। तमाम अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास थी, साइमन कमीशन की सिफारिश पर। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित, एक सदन राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निश्चित, जिसमें 34 निर्वाचित और शेष 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता था, परंतु ये सदस्य 5 वर्ष के लिए बनते थे। स्त्रियों को सदस्यता के उपयुक्त नहीं समझा गया। वायसराय को इस सदन को बुलाने, स्थापित तथा भंग करने का अधिकार था। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा का नाम दिया, जिसमें सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित, जिनमें 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत
मनोनीत 41 में 26 शासकीय और 15 गैर शासकीय थे। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल त्रिवर्षीय था, जिसके कार्यकाल को वायसराय बढ़ा भी सकता था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को पर्याप्त शक्तियां दी गई थी। यह समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी। सदस्यों को प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति थी। प्रश्न और पूरक प्रश्नों पर कोई रोक नहीं थी। सदस्यों को बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता थी। गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति से कोई भी बिल पारित कर सकता था। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी वैधता 6 माह की थी। 1919 के अधिनियम या विधेयक के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू। प्रांतीय विषय 2 भागों में वर्गीकृत, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से शासन करता था जिन्हें वह मनोनीत करता था, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता था। प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% सदस्य निर्वाचित और शेष मनोनीत होते थे। शासकीय सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं होती थी। (1919) के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को कुछ प्रांतों में, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों और भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। बहरहाल, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर प्रमाणित हुआ। एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बिंदुवार इस प्रकार। अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। (1935) के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का श्रीगणेश किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, अर्थात गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू और 1939 में समाप्त हुई। 1935 के अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा।
हालांकि यह प्रावधान कभी लागू हो नहीं सका। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों से की तर्ज पर लागू की गई। 1919 के अधिनियम ने इसे प्रांतों में लागू किया था और 1935 के अधिनियम ने इसे केंद्र में लागू किया। जो कभी प्रावधान लागू ही नहीं हो सका सचमुच में, हकीकत में, धरातल पर। उन्नीस के अधिनियम ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, बिहार, असम, मद्रास संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधान परिषद और विधान सभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। 1935 के अधिनियम ने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। उन्नीस के अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। उन्नीस के अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार हासिल हो गया। उन्नीस के अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना। उन्नीस के अधिनियम ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। उन्नीस के अधिनियम के तहत 1937 में स्थापना हुई संघीय न्यायालय की। बहरहाल 1935 के भारत शासन अधिनियम के तथ्यों का विहंगम सिंहावलोकन। किस एक्ट ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1935 के एक्ट ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चन इन आईएएस एग्जाम 2003। उन्नीस के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना। संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी, मिलाकर बनाया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघीय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित। बाकी तमाम विषय हस्तांतरित ग्रुप में आते थे। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को, केंद्रीय सरकार का कार्य एक प्रकार से संघात्मक होता था। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित और गवर्नर इसका प्रयोग
ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता। गवर्नर जनरल के तमाम कार्य मंत्री परिषद की सलाह से होते थे, जिनके लिए वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से और 125 सदस्य भारतीय रियासतों से होते थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया और 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण। राज्य परिषद में कुल सदस्य 260 होते थे। राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, जिसके 1/3 सदस्य प्रति द्वितीय वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। गवर्नर जनरल अपने विवेकानुसार एक साथ दोनों सदनों को आहूत कर सकता था, सत्रावसान कर सकता था और उसका विघटन भी कर सकता था। उसे विधेयकों पर वीटो की शक्ति हासिल थी। धन विधेयक पर विधानसभा की शक्ति अत्यांतिक थी। किसी विधेयक पर गतिरोध की दशा में गवर्नर जनरल संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। 1935 के अधिनियम के द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। प्रांतों की कार्यपालिका का गठन गवर्नर और मंत्री परिषद के द्वारा होता था। गवर्नर को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी: विवेकीय शक्तियां, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियां और मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। प्रांतीय सूची में समावेश सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को विधि बनाने की अत्यांतिक शक्ति थी। वे समवर्ती विषयों पर भी विधि बना सकते थे। वित्तीय विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते थे। कोई भी विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति के कानून नहीं बन सकता था। ऐसे किसी विधेयक पर जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसको अस्वीकृत कर सकता था। अपनी विवेकीय शक्ति एवं व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों के परिणाम स्वरूप गवर्नर एक तानाशाह का कार्य करता था। 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय कुल 59 अखिल भारतीय हित के। प्रांतीय सूची में स्थानीय महत्व के 54 मुद्दे और समवर्ती सूची में मुख्यतः प्रांतीय हित के 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था कि इस पर कानून कौन बनाएगा। विधियों में असंगति की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर अधिभावी थी। उन्नीस 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी था, जिसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। फेडरल न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल में संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री।
प्रारंभिक अधिकारिता के तहत संघीय न्यायालय संविधान के उपबंधों का निर्वाचन करता था या उससे संबंधित विवादों का। तो अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत संघ न्यायालय भारत स्थित तमाम उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों से अपीलों की सुनवाई करता था। संघीय न्यायालय को सिविल और दंडिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता नहीं दी गई थी। परामर्शदात्री अधिकारिता के तहत गवर्नर जनरल को विधि एवं तथ्य के किसी विषय पर सलाह देने का अधिकार हासिल था। बहरहाल 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। भारतीय संवैधानिक विकास में बहरहाल मुझे अर्थात सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत। बहरहाल।